नमस्कार, जय हिंद। दिस इज सुमित कुमार वर्मा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दोस्तों, आज का इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसी वीडियो से आपके 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग 1 घंटा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखें और अच्छे से तैयार करें, क्योंकि 20 अंक इसी वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से तैयार करना। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका हिंदीगत विकास समय सीमा से ही बनेगा। तो सबसे पहले आपको मुख्य जो इनके युग है उसको याद करना है। जैसे भारतेंदु युग की जो समय सीमा है 1668 से 1900 तक, द्विवेदी युग की जो है 1900 से 1922 तक, शुक्ल युग, इसे छायावादी युग भी कहते हैं, चाहे को शुक्ल युग चाहे को छायावादी युग, दोनों एक ही है, 1919 से 1938 तक। आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो छायावादी युग में हुआ था, आप समझ सकते हैं, या कहते हैं शुक्ल युग में। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947। और आप लोग यहाँ एक नोट करने वाली बात, जो आगे के सन दिए वही मुख्य है, 1868 से 1900। तो लेकिन आपको पीछे के जो नंबर होते हैं अलग अलग बुकों में अलग अलग होते हैं, तो आप इससे पहचानने का ज़्यादा प्रयास करें। 1868 से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग 1900 में, शुक्ल युग या छायावादी युग 1919 में, शुक्लोत्तर युग 1938 में। क्लियर? अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है अब ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, शुक्ल युग की कालावधि है। आपको ऑप्शन दिया गया 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, एक ऑप्शन दिया गया 1919 से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग यानी छायावादी युग, यानी जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919। तो आपका शुक्ल युग वाला आंसर 1919 से 1938 तक राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, तो आपको पता है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो थी 1938 से आरंभ हुई थी। तो 1938 इसी ऑप्शन में पहले दिया गया और कहीं पर 1938 नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका ये, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से माना जाता है या कब से आरंभ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से। क्लियर? अब हम यहाँ से देखेंगे हिंदी पद्य का विकास। अगर आप हिंदी पद्य का विकास के मुख्य भागों को यहाँ से जानने का प्रयास करें और इनको याद रखें। हिंदी पद्य का विकास, पहला है आदिकाल, जिसे कहते हैं वीर गाथा काल, ये 747 से 1343 तक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल, इसका अन्य नाम भक्त काल है। भक्त काल भैया 1343 से 1643 तक माना जाता है। उत्तर काल, इसी को कहते हैं रीत काल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीत काल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीत काल। 1643 से 1843 तक माना जाता है। रीत काल 1643 से 1843 तक। फिर आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल को कहते हैं 1843 से निरंतर माना जाता है। हम लोग आधुनिक काल के हैं। 1843 से याद कर लो, आधुनिक काल आरंभ हुआ है। क्लियर? पहला क्वेश्चन इसका बन जाता है, निम्न में से रीत काल की कालावधि है। तो आपको पता है क्या होगा इसका राइट आंसर? आधुनिक काल की कालावधि रीत काल की कालावधि है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो रीत काल जो था आपका 1643 से आरंभ हुआ था। तो किस विक्रम में? 1643 से ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो भैया आधुनिक काल, इसमें 2 ऑप्शन ही दिए हैं, वो जो राइट ऑप्शन है वो दिया ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लो। 1843 से निरंतर कह सकते हो। 1843 से निरंतर। अब आ गया द्विवेदी युग की कालावधि है। तो आपको द्विवेदी युग बताया था पंडित युग,
1900 में चालू हुआ था, 1900 में। यहाँ पर सिर्फ 1900 तक ही दिया, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। 1900 से 1918 ईस्वी तक। क्लियर। इसके बाद आता है छायावादी युग की कालावधि है। छायावादी युग की कालावधि है। छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो ऑप्शन दिएगा 1960 से 1947 71 तक, 1943 से 1953 तक, 1971 से अब तक, और 1900 से 1918 तक। तो इसका राइट आंसर बताइएगा प्रयोगवादी। इसका राइट आंसर चला जाएगा 1943 तक, 1943 से 1953 तक। इसके बाद आता है प्रगतवादी युग की कालावधि है। इसकी समय सीमा बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है 1936 से 1943 तक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1850 से 1900 तक। तीसरा ऑप्शन दिया गया 1943 से 1953 तक। चौथा ऑप्शन है 1953 से 1960 तक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतवादी युग 1936 से माना जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, प्रयोगवादी और प्रगतवादी 1936 से 1943 तक। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा 1900 से 1959 से ईस्वी से 1959 ईस्वी से तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। रीतकाल आ गया। रीतकाल का उत्तरकाल नाम है, उत्तरकाल भी। इसे अलंकृत काल और श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतकाल का दूसरा नाम है अलंकृत काल और श्रृंगार काल। रीत ग्रंथ दो रूपों में उपलब्ध है, पहला अंकृत, दूसरा है श्रृंगार। यहाँ पर राशन होगा श्रृंगार काल, दो रूपों में वितरित है। और रीत काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला श्रृंगार और प्रेम वंदना, दूसरा ब्रज भाषा की प्रधानता। ये सब रीत काल की विशेषता है। काव्य में कला पक्ष की प्रधानता और प्राकृत का उद्दीपन रूप में चित्रण। और रीत काल की जो प्रमुख कवि हैं बिहारी, उनकी एक रचना है बिहारी सत्सई। केशवदास, उनकी रचना है रामचंद्र का। और घनानंद बोधा ठाकुर रीत काल के कवि हैं। कुल मिलाकर 4 प्रमुख कवि हैं, बिहारी लाल, केशवदास, घनानंद और बोधा ठाकुर रीत काल के कवि हैं। अब इससे क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा? तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो आपको अभी बताया गया था रीत काल 2 ग्रंथ में मिलते हैं, पहला अलंकृत और दूसरा श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 2। रीत काल के कवियों के काव्य का प्रमुख आधार था। तो प्रमुख आधार क्या था? आपको पता था, श्रृंगार और अलंकृत। तो आपका ऑप्शन श्रृंगार वाला करेक्ट होगा, क्योंकि अलंकृत दिया ही नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? तो आपको पता है, अभी इसमें बताया था श्रृंगार रस रीत काल में था और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर गा दोनों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर का खा दोनों ऑप्शन सही है। तो गा में दोनों ऑप्शन दिया गया है, इसलिए गा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद आपका आता है भक्त काल। भक्त काल को आप लोग भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्त काल को। इससे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है वीर गाथा काल, भक्त काल, रीत काल कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है स्वर्ण युग भक्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। आधुनिक काल। आधुनिक काल का अन्य नाम आपको पता है आज का युग को कहते हैं। तो आज का युग क्या है? वर्तमान काल चल रहा है। गद्य काल है इसका नाम, पुनर्जागरण काल है और नवीन विकास काल। इसकी विशेषता क्या है? आधुनिक काल के जितने लोग हैं खड़ी बोली ही बोलते हैं, आपको पता ही है। और देश प्रेम की भावना कूट कूट की भरी होती है आधुनिक काल में, क्योंकि सभी का सपना होता है आर्मी में जाने का, आधुनिक काल वालों का। तो आप समझ सकते हैं आधुनिक काल की विशेषता, खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं और देश प्रेम की भावना कूट कूट की भरी है। क्लियर। छंद संबंधी इसमें तत्व हैं। पुराने
मूल्यों का पुराने मूल्यों पर अनास्था, मतलब पुराने मूल्यों पर हम ध्यान नहीं देते, कह सकते हो। बौद्धिकता की प्रधानता, आधुनिक काल वाले बौद्धिकता की प्रधानता भी है। क्लियर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिएगा, जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, विकल्प का खा दोनों, मुक्त काव्य की प्रधानता। हाँ, इसका राइट आंसर चला जाएगा विकल्प खा दोनों। निम्न में से आधुनिक काल का अन्य नाम है। आपको पता है आधुनिक आज का एक तो पुनर्जागरण काल नाम है, नवीन काल नाम है, गद्य काल, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी तीनों नाम क्या है, आधुनिक काल के नाम ही हैं। प्रयोगवादी, इसे प्रयोगवादी कविता भी कहते हैं, और नई कविता, इसका एक नाम है नई कवितावादी। तो आप प्रयोगवादी का है, तो इसकी विशेषता क्या है, विशेषता आपका ये लिखा है, आप लोग विशेषता हेडिंग करके लिख लीजिएगा। लिखना नहीं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। घोर बेतुकता, इसमें क्या है प्रयोगवादी में, घोर बेतुकता, विद्रोह का स्वर, मुक्तक शैली, गहन बौद्धिकता, भेदस चित्रण, मतलब देख कर भी अनुरोध, मतलब इग्नोर करना, कुंठा और निराशा स्वर, नवीन उपमानों की योजना, यहाँ पर नवीन बिंबों की योजना भी कर, बौद्धिकता की प्रधानता, ये इसकी सब विशेषता। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, लिखा क्वेश्चन, नई कविता की प्रमुख विशेषता है। तो आपको नवीन योजनाओं की क्या थी विशेषता है, तो आपका ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, आपने पढ़ा था पहला ही, घोर बेतुकता, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। अब आते हैं प्रगतवादी। प्रगत का मतलब हुआ है हम आगे बढ़ गए हैं, हम बड़े आदमी बन गए हैं, इस तरह याद करो। तो जब बड़े आदमी बन जाते हैं तो इसकी विशेषता क्या है, दबे कुचले शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, मतलब हम दबे कुचले लोग को नहीं देखते हैं। जहाँ हम, इसका अर्थ ये नहीं हुआ, लेकिन आपको हम समझाने के लिए ट्रिक के माध्यम से याद कराना चाहता हूँ कि प्रगत मतलब हम आगे बढ़ गए, दबे कुचले लोग को हम वैल्यू नहीं देते हैं, कह सकते हो। क्रांति की भावना, बड़े हैं तो लड़ाई की भावना रहेगा, और प्रयोगवादी में भी यही था। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, हम भैया समाज में बैठने के काबिल हैं, बड़े आदमी हैं भैया, जहाँ पर जाएंगे कुर्सी छूट जाएगी, आप हम बैठ सकते हैं समाज में, तो इस तरह भी आप याद कर दो। काव्य में छंद के बंधन की अपेक्षा अमानतावादी, बड़े लोग की मानता ज़्यादा रहती। क्लियर। अब प्रगतवादी युग की विशेषता क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है इसमें विद्रोह की भावना, ठीक आपने पढ़ा था, या क्रांति की भावना, दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। छायावादी युग, छायावादी युग की विशेषता क्या है, छायावादी युग की विशेषता क्या है, इसमें प्रेम और सौंदर्य भरा है, छाया में बैठते तो प्रेम और सौंदर्य रहता ही है। प्राकृत का मानवीकरण, भैया छाया में तो प्राकृतिक रहेगी, ठीक। रहस्यवादी भावना, जब छाया में बैठते हो, आपको याद कराने के टिप्स दे रहा हूँ, बल्कि इसका अर्थ ये कुछ नहीं हुआ जो मैं बता रहा हूँ। रहस्यवादी भावना, रहस्य मतलब वहाँ पर बहुत सारी भावनाएं छिपी होती पेड़ पौधों में, आप देख सकते हैं। करुणा एवं निराश की भावना, आप निराश उराश हो जाते हो तो क्या एक छाया में बैठ कर आराम भी करते हो, आप इस तरह भी याद कर सकते हो। चिंतन की प्रधानता, आप बैठकर सोचते रहते हो छाया में। व्यक्तित्व की प्रधान भावना और नए अलंकारों का प्रयोग किसमें है, छायावादी युग में है। क्लियर। छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि हैं, कौन कौन से, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा है सूर्यकांत निराला। तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कमानी, जो कि महाकाव्य है। महादेवी वर्मा की दीपशिखा रचना है। सुमित्रा नंद की पल्लव है, और सूर्यकांत की गीत का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और आप लोग इस रचना को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो आपके छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। पूछ रहा है छायावादी युग का कवि है, तो आपको पता है, अभी आपको जस्ट बताया गया है, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं।
छायावादी युग की विशेषता क्या है? आपको अभी बता ही दिया गया था, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग मतलब पंडित का युग। पंडित का युग कब से चालू हुआ था? पंडित का युग कब से चालू हुआ था आप लोग बताइएगा। तो आपको पता है 1900 से 1922 तक चालू हुआ था द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में जो विशेषताएं थी, इसमें नारी शक्ति पर बल भी दिया गया था और खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों में चालू हुआ था। कब? द्विवेदी युग में। अब यहाँ कवि और रचना दिया गया है द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवि थे, मैथिली शरणगुप्त और अयोध्या सिंह हरिऔध। मैथिली शरणगुप्त का जो रचना था साकेत था, जो कि एक महाकाव्य है, और अयोध्या सिंह का प्रिय प्रवास था, जो कि ये भी एक महाकाव्य ही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखते। शुक्ल युग किसे कहते थे? आपको पता है, शुक्ल युग छायावादी युग है। छायावादी युग के एक कवि थे जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? अब हम इम्पोर्टेंट रचनाओं पर आते हैं। एक इम्पोर्टेंट रचना आपका दिया गया उपन्यास। भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो भूले बिसरे चित्र के लेखक हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं। आप इस तरह भी कह सकते हो, भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास पूछ सकता है कौन सा, तो कहोगे उपन्यास जो है भूले बिसरे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं, ऑप्शन भी दिया गया है अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंशाल्लाह खां और बैगनाथ मिश्र। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? आपका राइट आंसर चला जाएगा त्यागपत्र एक उपन्यास विधा की रचना है। ध्रुव सामनी के नाटक के लेखक हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। इसका आंसर आप याद कर लो, जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर का के साथ विष्णु प्रभाकर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद जी गोदान के लेखक हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो आप मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पढ़ लें, और आपका यहाँ पर लगभग 20 अंक पूरी तरह से क्लियर कराया जाएगा। और उम्मीद है कि 20 के 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। क्लियर? कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। आपसे पूछा जाएगा ठूठा आम किस विधा पर आधारित है? तो आप बताओगे निबंध। तो यहाँ पर भगवत शरण द्वारा पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ठूठा आम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और वीडियो बहुत फास्ट तरीके से कुल मिलाकर चल रही कि समय बहुत कम है, तो बहुत तेज़ी में पढ़ाया जा रहा है। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कीर्ति है? तो आपका प्रेमचंद ऑप्शन है, लल्लू लाल है, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर जाएगा मेरा परिवार
भैया परिवार आपका जो रचना है महादेवी वर्मा जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा ये किसका रचना है? तो आपको पता है जयप्रकाश भारती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाए? इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। क्लियर। रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के छायावादी लेखक किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रकार से रचना है ये। क्लियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावादी या शुक्ल युग के लेखक हैं। राजश्री के रचनाकार हैं। तो आपके जयशंकर प्रसाद के साथ राइट आंसर चला जाएगा। मेरी असफलताएं के लेखक हैं। ये इम्पोर्टेंट रचना चल रही है। मेरी सफलताएं के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा गुलाब राय। अगर आपसे पूछा जाए मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है तो आप बताओगे आत्मकथा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा उपन्यास है। अनाम दास का पोथा उपन्यास है। तो अनाम दास का पोथा कौन सा उपन्यास किसका है? तो आप कहोगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्लियर। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा भूषण के साथ। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आचार्य केशवदास। नेक्स्ट, आपके यहाँ तक 10 नंबर क्लियर हो गए हैं। आपको इसमें मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद और पद्य से जो रचना पढ़ना हो पढ़ लो, बाकी गद्य का रचना पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके 10 नंबर उम्मीद है इसी वीडियो से आ जाएगा यहाँ तक की। अब हम एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बैकवर्ड पोर्शन को समाप्त करेंगे। तो आप लोग अपने कंसंट्रेशन को भंग ना करें। आप 1 घंटा बताया गया था, 1 घंटे में वीडियो को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयार करें, सब कुछ यहीं पर बता दिया जाएगा। तो रस आपके 2 पूछे जाएंगे, एक करुण रस और हास रस। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और एक MCQ क्वेश्चन आने हैं, आपको पहले से पता है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और हास का हास। हास में से होता हंसना, करुण में से होता शोक या रोना कह सकते हो। तो जहाँ पर रोने और पीटने की बात आए तो वहाँ पर करुण रस, जहाँ पर हंसने की बात आए तो वहाँ पर हास रस। तो आप जब पंक्ति पढ़ोगे आपको जैसा वहाँ भावना हंसने वाली बात है तो वहाँ पर हाथ लगाओगे, और आपको ऑप्शन में हास और करुण के अलावा कोई ऑप्शन मारना ही नहीं, क्योंकि आपका श्रृंगार और ये सब तो है नहीं, तो क्यों उस पर मारेंगे। जब नहीं आता तो या तो हाथ पर मार दो या तो करुण पर मारो। क्लियर। तो बात यहाँ पर करेंगे, जब रोने वाली कोई बात आएगी तो वहाँ करुण, जहाँ कोई हंसने वाली बात आएगी तो वहाँ हास। यही आपकी एक प्रकार की ट्रिक समझ सकते हैं। कोई ये ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद कराने के लिए आसानी से बताया जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फन करवर करहीना, असमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव जीवावे। यहाँ पर कोई किसी चीज़ की मृत्यु है, अब इसका अर्थ मुझे नहीं आता है तो ये ना समझना, मैं आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ पर किसी चीज़ के जियाने या कोई मरने की बात की गई है तो आपको पता है इसका राइट आंसर करुण ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई हंसने वाली बात नहीं की गई है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा वीडियो। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल। हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसे खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल। तो यहाँ पर किसी के शरीर को देखकर कहा गया है, एक हंसने वाली बात है कि हाथी जैसी देह है, तो यहाँ पर हंसी वाली बात आई तो हास रस होगा। जैसे नाना नाना वाहन नाना बेसा, वेशभूषा की बात आए तभी हास्य रस होगा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा हास रस के साथ। क्लियर। अब बात करते हैं अलंकार। आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आप लोग कंसंट्रेट बनाए रखना,
तो उपमा अलंकार क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक को जानते हैं। उपमा में जब पंक्ति में योजक आए, योजक शब्द के बाद सा सी से सरिस आए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा कोमल है, योजक आया, योजक के बाद सा आया, योजक आया, योजक के बाद सा आया, तो क्या बताएगा, जब योजक के बाद सा सी से सरिस आए वहाँ पर उपमा अलंकार है। तो आप समझ गए उपमा अलंकार। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी में अलंकार है। तो यहाँ पर डैश के बाद योजक के बाद सी आया, तुरंत हम जान गए इसका राइट आंसर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सरल बिरल काली रेखा तम के तागे सी। भैया हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, हमने देखा कि योजक के बाद सी आया, तुरंत हम जान गए उपमा अलंकार है। तो आपको समझ में आ रहा है, योजक के बाद सी देखा, उपमा अलंकार राइट आंसर मार दिया। और रूपक भी वैसे है, इसमें भी योजक आता है, लेकिन योजक के बाद सा सी नहीं आता है। तो आप कहोगे जब पंक्ति में केवल योजक आए और योजक के बाद सा सी से ना आए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लियो, योजक आया, सा सी नहीं आया, तुरंत राइट आंसर आपका रूपक अलंकार के साथ चला जाएगा। चरण कमल बंदो हरराई, योजक आया, सा सी नहीं आया, वहाँ पर आपका राइट आंसर रूपक अलंकार होगा। हाँ, कहीं कहीं का योजक नहीं होता, लेकिन एक जैसे शब्द दिखाई दे, चरण कमल एक जैसे है, तो वहाँ पर योजक अपने हिसाब समझ लेना, योजक कोई जरूरी नहीं किया है। क्लियर। अब रूपस तेरा घन केस पास, हमने जहाँ से क्वेश्चन नोट किया था वहाँ पर डैश नहीं था, लेकिन केस पास एक जैसा वर्ड है, हम तो जान रहे हैं यहाँ पर योजक होगा, इसलिए हमने मार दिया राइट आंसर रूपक अलंकार के साथ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में अलंकार है। देख लो इसमें कहीं पर योजक नहीं आया, लेकिन हमको पता है यहाँ पर योजक होता है। अंबर पनघट एक जैसे वर्ण है, तो यहाँ पर तुरंत राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर का के साथ। का के साथ इसका राइट आंसर का नहीं हुआ, रूपक है ना, तो रूपक के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक देखते हैं। पंक्ति में मन मानो जन जानो आदि शब्द आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर। जन जानो मन मानो आदि शब्द आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र मानो कमल है, हमने कहा नेत्र मानो कमल है, मनो शब्द आया, तुरंत हम जान गए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसके वाचक शब्द मन मानो जन जानो मनो तनो सब हैं। क्लियर। हर मुख मनो मयंक में को पंक्ति में अलंकार है, हमने मनो देखा, तुरंत राइट आंसर मार दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से मनो, हमने मनो देखा, तुरंत देखा मनो, तो तुरंत आंसर मारा उत्प्रेक्षा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं छंद। छंद की एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। छंद आपके दो हैं सिलेबस में, सोल्टा रोला, एक आपका क्वेश्चन आना है इससे। तो रोला एक सममात्रिक छंद है, आपसे पूछ सकता है रोला कैसा छंद है, तो उसमें सममात्रिक अर्धमात्रिक दिया रहेगा ऑप्शन, तो आपको रोला बताना सममात्रिक छंद। इसमें 8 चरण होते हैं, पहले और दूसरे चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। क्लियर। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, इस तरह भी बताऊंगा करने का तरीका। आप विद्या क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे अपने आप बिना रटे।
जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराची। आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन यहाँ पर दी गए हैं। जहाँ पर 4 लाइनें देखो और यहाँ पर कामा लगा 1 2 कामा लगा 3 4 5 6 7 8, 4 चरण, 8 चरण और 4 लाइनें जो हैं कहाँ पर हो, बिना पढ़े रोला आंसर जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अगर आपको 4 लाइनें दिए गए हैं और 8 चरण दिए गए हैं तो तुरंत आंसर मारो रोला, ये नहीं देखना वहाँ सोल्ठा है कि रोला। क्लियर? जैसे यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं, हम यहाँ पर देखें चरण भी होगा, ठीक, यहाँ पर कामा होगा, तो आपका रोला ही इसका राइट आंसर जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब लिखा जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है एक वही पढ़ते छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद है। अब भैया यहाँ पर जब 2 रहेगा तब तो चेक करने पड़ेगा, 4 होता और 8 चरण होते तो हम तुरंत रोला मारते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रोला भी हो सकता है और सोल्ठा भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम मात्राएं गिनेंगे। मात्राएं कैसे गिनी जाती है? जहाँ पर बड़ा स्वर का मात्रा होता है वहाँ पर 2 लिया जाता है। जहाँ पर छोटे स्वर छोटी है जहाँ पर 1 मात्रा लेंगे, जहाँ पर ना के लिए 1 मात्रा लेंगे, और यहाँ पर का पर 1 मात्रा लगा है तो यहाँ पर 2 पढ़ा जाएगा, तो 2 1 3 1 4 हो गया। यहाँ पर बड़ा आ है तो 2 मात्रा और 2 गा पर जो 1 मात्रा है तो और यहाँ पर 1 1 1। अब इसको गिनेंगे 2 3 4 4 2 6 6 2 8 9 10 11, 11 है, और सा पर 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो गए कुल मिला के, 3 4 और 1 बिंदी जो है 5 5 2 7 8 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पर 13 होंगे, कहीं डिस्टर्ब हो रहा है गिनने में। तो जब 11 और 13 मिले, सोल्ठा में क्या होता है, पहले पंक्ति में 11 सॉरी 1 मिनट देखते हैं, 11 और 13 मात्राएं हों तो वहाँ पर रोला ही जाएगा, तो इसका राइट आंसर रोला ही रहेगा। क्लियर? तो आप कह सकते हो जो रोला है आपका सममात्रिक छंद है, और इसमें 4 लाइनें और 8 चरण देखा था, और इसमें 11 और 13 मात्रा होते हैं। आप फिर मात्रा गिनकर, जब पहले चरण में 11 मात्रा रहेंगी और दूसरे में 13, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रोला ही। 11 13 मात्राएं होती हैं रोला में, पहले और द्वितीय चरण में। कुल मिलाकर 24 मात्रा रहेंगी, पूरा गिनोगे तो 24 मात्रा निकलेंगी। अब हम दूसरी सुन केवट के बैन, तो जब आपको पहले चरण में, पहले और तृतीय चरण में 11-11, इसमें और ये तृतीय चरण होगा, ये 1 चरण 2 चरण 3 और 4, पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं मिले, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, वहाँ पर सोल्ठा होगा। तो इसमें जब गिनोगे तो पहले और तृतीय चरण में 11 है और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं, तो ये आपका सोल्ठा है। इसका राइट आंसर सोल्ठा के साथ चला जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं भैया समास के। समास जो है आपका 2 सिलेबस में, पहला द्वंद और द्विगु। द्वंद और द्विगु, यहाँ से 1 नंबर बनेगा आपका। द्वंद समास की ट्रिक क्या है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब दोनों की वैल्यू है, बीच में योजक आता है, और इस समास का विग्रह करने पर बीच में और भी आता है। इस समास में विलोम शब्द आते हैं। कैसे, समझ लेते हैं। समास का नाम दिया गया है और समास विग्रह, जैसे माता पिता, दोनों लोग की यहाँ पर वैल्यू है। माता को जितना मानते हो उतना पिता को, बीच में योजक भी आया है और विलोम शब्द भी आया है, और इसका समास विग्रह करने पर और भी आया है। तुरंत हमने मार दिया द्वंद्व समास। क्लियर? रात दिन विलोम द्वंद्व समास, योजक और द्वंद्व समास। समास विग्रह करने पर योजक के जगह पर और लग जाता है। गंगा यमुना का समास विग्रह है, तुमको पता है समास विग्रह, योजक के जगह क्या और लग जाएगा, गंगा और यमुना, करेक्ट आंसर। हर्ष विवाद में समास है, यहाँ पर योजक देखा, विलोम शब्द देखा
दोनों पद प्रधान हैं, द्वंद्व समास मार दिया। द्विगु समास की क्या ट्रिक है भैया? द्विगु समास की क्या ट्रिक है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जैसे उसमें संख्यावाचक हो तो तुरंत मार दो। जैसे नवरत्न, नव रत्नों का समूह, पहला पद आया क्या? संख्या। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, पहला पद संख्या, तुरंत मार दिया द्विगु समास। जहाँ पर संख्या है द्विगु समास होगा। शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी का समास विग्रह क्या है? तो शताब्दी का जो समास विग्रह है 100 वर्षों का समूह। कौन सा समास भैया? ये समास आपका होगा द्विगु समास, क्योंकि संख्या आया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सप्तार्थ का समास विग्रह है। सप्तार्थ का समास विग्रह है 7 ऋषियों का समूह। क्लियर? तिरंगा, इसमें समास है, समास पद में समास है। तो आपको 3 अंगों का समूह 3 आया, ये गिनती है, तुरंत आपका द्विगु समास के साथ राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं शब्द रूप, रूप धातु, शब्द रूप, सब कुछ देखेंगे। अब ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक को समझो और आंसर तुरंत मारो। यदि शब्द के अंत में, शब्द के लास्ट में कह रहा है स पर छोटा ऊ की मात्रा है, तब सप्तमी विभक्त बहुवचन होगा। 73 नंबर करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर होगा सप्तमी विभक्त बहुवचन। जैसे हमने देखा सा पर छोटा ऊ मात्रा, सा पर छोटा ऊ मात्रा, कोई भी सा हो, ये नहीं कि इसी सा पर छोटा ऊ की मात्रा है, तुरंत आपका सप्तमी विभक्त बहुवचन हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ आप समझ भी सकते, लिखा सतमती शब्द में विभक्ति है भैया, सा पर छोटा ऊ मात्रा, तुरंत हमने बताया 73 ऑप्शन करेक्ट आंसर। 73 मतलब सप्तमी विभक्त बहुवचन, आपका ऑप्शन का वाला सही होगा। क्लियर? मति शब्द का सप्तमी विभक्त बहुवचन रूप है। मति शब्द का सप्तमी विभक्त बहुवचन रूप है भैया। 73 किस में आता था? छोटा ऊ की मात्रा पर। तो आपका छोटा ऊ की मात्रा वाला कौन हिस्सा पर? खा विकल्प राइट आंसर। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, रूप शब्द में यदि शब्द के अंत में बड़ा स्वर के बाद माँ पर हलंत आए, जहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से तो आप जिसमें नाम पर हलंत लगा हो, नाम पर हलंत लगा हो, वही राइट आंसर होगा षष्ठी विभक्त बहुवचन। षष्ठी विभक्त बहुवचन, ठीक? जब नाम हो पीछे, ये अदर क्लास के लिए आप वो देखें, बड़े अक्षर के बाद, स्वर के बाद माँ पर हलंत हो, ये कहते थे। लेकिन आप में सिलेबस निर्धारित है तो नाम पर हलंत लगा है, तुरंत आपका राइट आंसर चला जाए षष्ठी विभक्त बहुवचन। कोड नंबर 63 आप याद कर लो, षष्ठी विभक्त बहुवचन नाम वाला। तो इसका आप यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, नदी नाम, नाम आया भैया षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आंसर राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रिक नंबर 3, यदि शब्द के अंत में भी के बाद विसर्ग है तो तृतीया विभक्त बहुवचन होगा। कोड नंबर 33, अगर भी लगा, भी के बाद शब्द के अंत में तुरंत आप, जैसे यहाँ पर नदी भी है शब्द के अंत में, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। कोड नंबर 33, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट आंसर है। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि शब्द में एक मात्रा, 2 मात्रा है तो चतुर्थी विभक्त एक वचन होगा। कोड आप 41 याद करें, चतुर्थी विभक्त एक वचन। जैसे इस पर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, लास्ट में देखना है शब्द के अंत में, तो आपका 41 कोड सही होगा। ट्रिक नंबर 5 क्या है? ट्रिक नंबर 5, यदि शब्द के अंत में भ्या है, भ्या के बाद विसर्ग है तो चतुर्थी विभक्त पंचमी विभक्त बहुवचन होगा। यहाँ पर लास्ट में 2 भ्या के बाद विसर्ग है तो फल शब्द का है, चतुर्थी पंचमी दोनों है आपका, तो आपका विकल्प का और खा दोनों ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा। अगर कभी कहीं चतुर्थी नहीं दिया रहेगा तो पंचमी होगा, पंचमी दिया नहीं रहेगा तो चतुर्थी होगा। यहाँ आपने भ्रमित नहीं होना। ट्रिक नंबर लास्ट क्या है?
ट्रिक नंबर 6, यदि शब्द के अंत में भ्याम आया तो तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन होगा। 3452 कोड याद कर लो, तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन होगा। फल शब्द का चतुर्थी विभक्त बहुद्विवचन है, तो आपको पता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन द्वितीय किसमें आता था? फलभ्याम में। तो आपका का ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर। अब एक लकार, लकार का ट्रिक देखो भैया, लकार का ट्रिक। लकार आपके सिलेबस में 5 है। लकार आपके सिलेबस में 5 है। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार सबसे पहले है, तो लट लकार में छोटी ई की मात्रा और आ स्वर के बाद विसर्ग आता है। जैसे यहाँ देखा छोटी ई की मात्रा है, तुरंत हमने लट लकार मारा। छोटा आ यहाँ स्वर माना जाएगा, यहाँ कोई नहीं होता, वहाँ आ माना जाता है। विसर्ग है लट लकार, छोटी की मात्रा लट लकार, था के बाद विसर्ग है, आ यहाँ माना जाएगा विसर्ग, लट लकार। क्लियर। हाँ, अगर ना पर छोटी ई की मात्रा है ना पर, तो वहाँ पर लट लकार नहीं होगा, ये याद रखना। क्लियर। बाकी सब शब्दों पर लट लकार ही लागू होगा। अब यहाँ पर देखा हसस रूप है हस धात का। भैया छोटी की मात्रा देखा, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, राइट आंसर मार दिया। अब लिट लकार की ट्रिक देखो, शब्द के बीच में आधा सा और या आता, जैसे यहाँ पर आधा सा या आया, बीच में आधा सा या आया, तुरंत आपका लिट लकार होगा। जैसे लिखा पठिसस रूप है पट धात का। भैया हमें पता है लिट लकार इसका राइट आंसर है। ट्रिक समझ में आ रहा होगा। विधिलिंग लकार की ट्रिक क्या है? विधिलिंग यदि शब्द में एक की मात्रा है, एक की मात्रा है, तब वहाँ पर आपका विधिलिंग होगा। जैसे पठे ताम पर एक मात्रा, हसे ताम पर एक मात्रा, जैसे पठे ताम रूप में पट धात का, तो कौन सा? विधिलिंग चला जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। अब लंग लकार ट्रिक के शब्द में पहले आ आता है, लंग में का आता है पहले आ आता है, आहसत, आहसत आया, तुरंत लंग लकार लगा दिया। लंग लकार ऑप्शन नंबर आपका इसमें आहसन रूप में हस धात है, तो ऑप्शन आपका गा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोट लकार, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने बहुत प्रयास किया, कोई ट्रिक नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। लोट लकार की कोई ट्रिक नहीं। हाँ, एक ट्रिक मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, जब आपके चारों में से लकारों में से कोई नहीं होगा, वहाँ आपका लोट ही लकार चला जाएगा। क्लियर। संध, अब बात करेंगे संध। संध में आपका जड़ संधि आएगा। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी 3 ट्रिक है, 3 ट्रिक याद कर लिया, कोई भी संध आए उड़ा दोगे एग्जाम में चंद मिनटों में। यदि शब्द में या पर आधा वर्ण है तो उस पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। कौन? आधा वर्ण पर, और या का स्वर आगे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक ताप या पर आधा ता है, इस पर कौन सी मात्रा लग जाएगी? छोटी की। तो कोई पार्थ, इसमें कौन सा स्वर है? ए है या पर, तो एक हो जाएगा, जो यहाँ पर स्वर रहेगा वही जुड़ जाएगा। क्लियर। अत्याधिक, अत्याधिक में ता आधा लगा है या में, तो अति हो जाएगी छोटी की मात्रा। इसमें कौन सा स्वर है? बड़ा आ, तो अधिक हो जाएगा बड़ा आ। यहाँ पर कोई मात्रा बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा स्वर हो जाएगा। स्वर और व्यंजन आप समझ भी रहे होंगे क्योंकि आप क्लास 10th में हो। यदि शब्द में वा के पहले आधा वर्ण आए, अभी तक या के पहले आधा वर्ण आता था, अब वा के पहले आधा वर्ण आए, तो उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगेगी और उसका आगे स्वर आगे जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे अब हुआ पर आपने देखा छोटा आ, इस पर कौन? छोटा ऊ मात्रा, तो हो जाएगा मनु, धन अंतरा, मधुवरी, छोटा ऊ की मात्रा। क्लियर। समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपका मेन है। यदि शब्द के बीच में त्रा है तो वहाँ पर ता पर री की मात्रा होगी। देखो बीच में त्रा है तो री की मात्रा लग गया, संध विच्छेद में त्रा है, री की मात्रा लग गया और उसका स्वर आगे जुड़ जाता है। बड़ा है तो आज्ञा हो गया, आज्ञा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हमें संध बनाना है, मात्र धन आकृत। तुमको बता रहा, जब त्रा रहा तो क्या होता था? ता पर री लग जाता है,
तो भैया जब ता पर री लग जाता तो री से का त्रा नहीं बन सकता है, बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्राकृत। आपका राइट आंसर खा चला जाएगा। अभ्यागतः का संध विच्छेद, अभ्यागतः का संध विच्छेद भैया या पर आधा भा है, छोटी मात्रा लगेगी। अभी धन आगतः, क्लियर। इत्यादि मोस्ट इम्पोर्टेंट, इत्यादि तो या पर छोटा आधाता है तो छोटी मात्रा, अति धन आद। आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा। पर्यायवाची, पर्यायवाची अमृत, अमृत का अमे सुधा पीस अमी, और अग्न का अनल पावक दहन आग, आम का अम्र रसल अमृत फल, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। अश्व का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। घोड़े वाहन हाय वाजी घोटक तुरंग, कपड़ा का वस्त्र चीर पट वसन अंबर। बादल वाले में तो एक ट्रिक बन रहा, सब में दा पीछे दा दा दा, तो जलद नीरद वरिद पयोध। आग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आग का, आँख का अक्ष नयन लोचन, कमल का कमल जलज अंबुज पंकज रजीव। तत्सम तद्भव त्रिक, तद्भम तद्भव त्रिक। अगर छा है, छा क्या है, तत्सम तद्भव, और खा छा क्या है, खा छा आपका तद्भव है। छा क्षत्रिय वाला छा क्या है, तत्सम, और खा और छा तद्भव। तो छार क्या है, तत्सम है, छेद क्या है, तत्सम है, इछु क्या है, तत्सम। तो इसका क्या हो जाएगा, छग जब खा, छग जब खा, तो आप समझ गए ना, क्लियर। छार को क्या लिख सकते हो, तद्भव में खार, खार को क्या लिख सकते हो, छार, तत्सम हो जाएगा। उसी को उल्टा हो रहा है, आप समझ सकते हो। बा जो है आपका तद्भव है, वह क्या है, तत्सम। तत्सम मतलब वो शुद्ध संस्कृत वर्ड, जहाँ संस्कृत वर्ड आए वहाँ पर तत्सम, जहाँ पर हिंदी वर्ड आए वहाँ पर तद्भव। तो वह आपका तत्सम, सब में वावा लगा है और इसमें बाबा लगा, ये तद्भव है। बा देखो तद्भव, वाह देखो तत्सम। क्षत्रिय वाला छा देखो तत्सम, और छा खा देखो तद्भव। समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक चीज़ और छोड़ रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय। जो आगे लगे उपसर्ग और जो पीछे लगता है प्रत्यय। और आप लोग जैसे तत्सम तद्भव की ट्रिक आपको बताया गया, आप बुक में समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे, विद्या में दिया है, क्लियर। और आपको याद भी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि समय बहुत कम है, तो कम वीडियो में आपको कम समय में अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। आपके 20 नंबर यहीं से तय हैं। आपको तत्सम तद्भव के 2-3 वर्ड और देख लेना है, उपसर्ग और प्रत्यय। बाकी सारा वीडियो में सब कुछ है। आपको पढ़ना है तो रचनाएं पढ़ लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की, और पद का कंप्लीट ही करा दो, गद्य से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप पेपर में धमाका मचाने वाले हो। जय हिंद, जय भारत।